तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों कहानी आपके लिए हाजिर है। बस अगर आप पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं और इसी आवाज के साथ कहानियां सुनना पसंद करते हैं और पहली ही बार मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया करके मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। उम्मीद करूंगा कि समय पर आपकी कहानियां भी सबको सुना सकूं। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम अभिषेक है। मैं उत्तर प्रदेश में शिकोहाबाद का रहने वाला हूं और ठीक ये कहानी मेरे दादाजी के साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों ये बात तब की है जब उनकी उम्र 35 साल की रही होगी। मेरे बाबाजी गांव में डेवलपमेंट ऑफिसर थे और उनकी पोस्ट उस समय आगरा में थी। उन्हें अक्सर जब भी छुट्टी मिलती तब वो घर पर आते थे और ठीक घर दूर होने की वजह से उन्हें घर आने में रात के 12 या 1 बज जाते थे। उस समय उनके पास बाइक या कार कुछ भी नहीं थी तो दादाजी अक्सर ट्रेन से आते थे। इसी तरह एक दिन वो अपने दोस्त के साथ घर आ रहे थे और स्टेशन से गांव की दूरी तकरीबन 5 किलोमीटर की थी। साथ ही जैसा कि आप सभी जानते ही हैं पहले गांवों में कच्चे रास्ते हुआ करते थे। हालांकि अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर कच्चे रास्ते हुआ करते हैं। उन दिनों खेतों और जंगलों को पार करके आना पड़ता था, इसीलिए भेड़ियों और जंगली जानवरों से बचने के लिए वो हॉकी हमेशा अपने साथ रखते थे। वैसे भी वो इससे पहले फॉरेस्ट ऑफिसर भी रह चुके थे तो उन्हें इन सब चीज़ों से बिल्कुल डर नहीं लगता था। खैर गांव आते आते उन्हें रास्ते में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ दिखाई दिया जो कि देखने में काफ़ी डरावना सा लग रहा था। दूसरी तरफ गांव के लोगों का कहना था कि उस पेड़ पर भूत पिशाच का वास है। गांव के काफ़ी लोगों ने उन्हें पेड़ पर बैठे और उल्टा लटके देखा है। कहते हैं कि 4 लोगों की तो उस जगह पर मौत भी हो चुकी है। अब दोस्तों दादाजी भी उसी रास्ते से आ रहे थे पर उनका दोस्त अचानक उस पेड़ को देखकर काफी ज्यादा डर रहा था। खैर वो दोनों लोग अब उस पेड़ को पार करने वाले थे। उस पेड़ के ठीक पास एक नदी भी थी पर जब वो उस पेड़ के पास पहुंचे ही थे कि उस पेड़ से एक काले रंग का लगभग 10 फीट लंबा एक अजीब सा शख्स नीचे उतरा। पर नीचे उतरने से पहले उस पेड़ के नीचे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी थी। जब दादाजी की नजर पड़ी तो वो ठीक उन्हें ही देख रहा था। वो धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। दादाजी का दोस्त पहले से ही काफी डरा हुआ था। वो ठीक दादाजी से कहने लगा कि आज तो हम दोनों गए। लेकिन जब दादाजी ने दोस्त को भागने को कहा तो वो नदी की तरफ भागने लगा। दोस्तों यकीन कीजिएगा वो जो कुछ भी था उसने सांड का रूप ले लिया था। वो ठीक उनके पीछे पीछे भागने लगा। इसके बाद मेरे दादाजी ने हनुमान चालीसा पढ़ी और एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छुप गए। लेकिन उसी बीच उस पेड़ से काफी तेज रोशनी आई। दादाजी ने देखा कि उतना ही बड़ा एक और पिशाच उन्हीं की तरफ आ रहा है। उसका रंग कुछ सिल्वर कलर का था। कुछ देर बाद उन दोनों में बातचीत होने लगी। सिल्वर वाले ने उस काले रंग के पिशाच से कहा कि तू किसकी इजाजत से पेड़ से नीचे उतर कर आया। बातों ही बातों में वो दोनों आपस में लड़ने लगे। कभी एक सांड का रूप बदलता तो कभी दूसरा वाला भेड़िए का। कुछ समय बाद सिल्वर वाले ने काले वाले की गर्दन को अपने मुंह में दबा लिया और जब काला वाला उसकी चुंगल से छूटा तो वो सांड के ही रूप में सीधा नदी की तरफ भागने लगा। भागते भागते वो एक डरावनी आवाज निकालकर सीधा नदी में कूद गया। इसके बाद सिल्वर वाला पिशाच हिरन बनकर बाबा जी की तरफ आया और ठीक वो भी नदी में जाकर कूद गया। दोस्तों इस लड़ाई को देखकर मेरे दादाजी का दोस्त बेहोश हो गया। इसके बाद दादाजी ने अपने दोस्त को उठाया और धीरे धीरे उसे घर लेकर गए। दोस्तों रात में घर आने के बाद उन्होंने ये बात सबको बताई तो इसके ठीक अगले दिन ही घर में हनुमान जी की पूजा रखवाई क्योंकि दादाजी को लगा कि उन्होंने ही उन दोनों की रक्षा की है। दोस्तों दादाजी के दोस्त को तकरीबन 5 दिन तक बुखार रहा और तब से ही दादाजी भी कभी देर रात घर पर नहीं आए। और तो और उनका ये कहना है कि जब भी वो इस घटना के बारे में सोचते हैं तो अक्सर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
तो दोस्तों देखा आपने, ये थी अभिषेक की अब तक की सबसे अलग कहानी। अब आपको इनकी कहानी में कितनी सच्चाई लगती है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम अमन है, मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं और ठीक आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे पिताजी के साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों ये बात उन दिनों की है जब मेरे पिताजी अपनी शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल गए थे। उस समय जहां मेरी मम्मी का मायका था उसके आसपास काफी जंगल हुआ करते थे और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, ऐसी जगहों पर खास तौर पर इन सब चीजों का वास रहता है। दोस्तों मेरी नानी जी का कहना था कि उस समय भूत प्रेत खुलेआम घूमते थे। उस समय भूत प्रेत देखना सभी के लिए एक आम सी बात हुआ करती थी। इसी तरह एक दिन की बात है, घर के सभी लोग खाना खाकर सोने चले गए। आधी रात को मेरे पिताजी टॉयलेट करने के लिए उठे और बाहर गए। वो जैसे ही टॉयलेट की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें किसी ने अचानक से धक्का दिया। वो धक्का इतनी तेज था कि मेरे पिताजी सीधा नीचे वाले खेत में जा गिरे। गिरने के बाद वो वहीं पर बेहोश हो गए। जब काफी देर तक मेरे पिताजी घर के अंदर नहीं आए तब मेरी माँ उन्हें देखने के लिए बाहर चली गई। बाहर जाकर उन्होंने पाया कि पिताजी तो नीचे वाले खेत में बेहोश पड़े हैं। माँ दौड़ती हुई उनके पास गई और उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगी। ठीक जब मेरे पिताजी होश में आए तब वो दोनों फिर घर के अंदर आ गए थे। अंदर आते ही माँ ने पिताजी से पूछा कि आपको क्या हो गया, आप बेहोश क्यों हो गए। तब मेरे पिताजी ने मेरी माँ को बताया कि वो जैसे ही टॉयलेट करने बाहर गए तो किसी ने उन्हें हवा में उठाकर सीधा नीचे फेंक दिया। पर दोस्तों एक बात मानने वाली थी कि मेरे पिताजी को ज्यादा चोटें नहीं लगी थी, सिर्फ हल्की फुल्की खरोंचे ही थी। पर खैर वो रात तो ऐसे ही गुजर गई, सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। पर दोस्तों एक दिन की बात है जब मेरे पिताजी रात के समय घर वापस लौट रहे थे। उन्हें घर आते आते काफी रात हो गई थी। उन्होंने सोचा कि कल के खाने के लिए जरा चिकन लेकर जाता हूं, क्योंकि दोस्तों अगले दिन उनकी छुट्टी थी। वो सीधा दुकान गए और वहां से चिकन खरीद कर घर की ओर निकल पड़े। चलते चलते वो जैसे ही जंगल के रास्ते को क्रॉस कर रहे थे कि तभी उन्हें अचानक पीछे से किसी के चलने का एहसास होने लगा। उस समय वो समझ गए थे कि कुछ तो अजीब है। पर तभी उन्हें अपने पिताजी द्वारा कही एक बात याद आ गई। उनके पिताजी ने बताया था कि कोई भी भूत प्रेत हो वो लोहे से डरता है और अक्सर उनकी टोपी में एक सेफ्टी पिन लगी रहती थी। यही सोचते हुए वो आगे बढ़ते रहे कि अचानक ही उन्हें एहसास हुआ कि उनका बैग काफी भारी हो गया है। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उनकी पीठ में कोई भारी वजन रख दिया हो। वो सोचने लगे कि जरूर कोई उनके ऊपर आ गया है। वो जो कुछ भी था वो धीरे धीरे वजन को बढ़ाता जा रहा था। वो बार बार उनके ऊपर घाटी की तरफ वजन डाल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कि कोई इंसान सीधा चलना चाहता हो, लेकिन कोई ऐसी शक्ति जो अदृश्य है, समझ नहीं आता, पर धकेल रही है। ठीक उसी तरह जब भी वो आत्मा उन्हें उस घाटी की तरफ लेकर जाने लगती कि तभी वो अपनी सेफ्टी पिन को पीछे की तरफ घुमाकर रखते, जिससे वो आत्मा दूर हो जाती थी। दोस्तों ऐसा करते करते मेरे पिताजी घर तक पहुंच गए। घर पहुंचते ही उनके बैग का वजन भी अचानक कम हो गया और ठीक मेरे पिताजी बताते थे कि वो आत्मा शायद चुड़ैल थी, क्योंकि वो जब भी सुई उसकी तरफ घुमा रहे थे तब उन्हें ठीक पीछे से छन छन की आवाज सुनाई देती थी। बाकी दोस्तों आपको ये लग रहा होगा कि एक सेफ्टी पिन से भला क्या किसी की जान बच सकती है, पर दोस्तों पिताजी ने जैसा जैसा बताया मैंने वैसा वैसा आपके सामने रख दिया। बाकी आपको मैं एक कहानी और सुनाने जा रहा हूं जो कि मेरी नानी जी के गांव में घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों मेरी नानी जी का गांव हिमाचल प्रदेश में एक गांव है जिसका नाम मंदी है। तो ठीक नानी जी के घर के साथ ही एक दूसरा घर था जिसमें एक परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उनकी माँ रहती थी। कुल मिलाकर वो 3 लोग ही थे, लेकिन माँ और बेटा दोनों ही उस लड़की से ज्यादा प्यार नहीं करते थे जो कि उनकी बहू थी। खैर एक दिन की बात है, उस दिन उन दोनों मियाँ बीवी का किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़ा बढ़ा तो उसने अपनी पत्नी को काफी मारा और रात के समय उसे रस्सी से लटकाकर
जान से मार दिया। ऐसा करने के बाद अगली सुबह होते ही वो अपने ससुराल चला गया। ऐसा उसने इसीलिए किया ताकि उसके ऊपर किसी को शक ना हो। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ जब किसी ने उसकी पत्नी को लटके हुए देखा तो तुरंत ही उसे फोन किया। फोन उठाते ही वो रोने का नाटक करने लगा। पर जब सब लोग घर पर गए तो उसने अपनी पत्नी को लटका हुआ देखकर ऐसा नाटक करने लगा कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ गई। पुलिस ठीक उसकी पत्नी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर चली गई। दोस्तों, उस समय तो उस आदमी और उसकी माँ के लिए ये बात अब खत्म हो गई थी, मगर अब वो ये नहीं जानते थे कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। क्योंकि जब रिपोर्ट आई तो उसकी पत्नी की बॉडी में मारपीट के निशान देखे गए, जिसके बाद वो लोग सब समझ गए थे। फिर जब उस आदमी और उसकी माँ से पुलिस ने इस बारे में पूछताछ की तो लड़के की माँ ने कहा कि इनके घर में आए दिन झगड़े होते थे, घर का माहौल पूरा खराब हो रखा था। दोस्तों, ये बात सुनकर पुलिस उन दोनों को ही उठाकर पुलिस थाने ले गई और लॉकअप में बंद कर दिया। पर दोस्तों, उसी रात उन लोगों को किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। थोड़ी देर बाद ही उन्हें किसी के रोने की आवाज आने लगी। जब उन लोगों ने बाहर आकर देखा तो पाया कि एक औरत जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे वो ठीक उनके सामने खड़ी थी। उन लोगों को 1 मिनट नहीं लगा ये सोचने में कि ये शायद वही औरत है और ये अपनी मौत का बदला लेने आई है। दोस्तों, उस दिन के बाद से अब ये सब तो रोज का ही हो गया था। वो औरत रोज आती, चीखती चिल्लाती। डर के कारण सब लोग रात के समय दरवाजा बंद कर देते थे। फिर एक दिन मेरे मौसा जी रात के समय कहीं से वापस आ रहे थे। वो ठीक जैसे ही घर पहुंचने वाले थे कि किसी ने उन्हें एकदम से खींच लिया और उन्हें हवा में लटकाकर नाले की तरफ फेंका। नाले के पास एक छोटी सी गुफा बनी हुई थी। जब मेरे मौसा जी चिल्लाए तो वहां पर सभी लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने मौसा जी को निकालकर उन्हें उनके घर पर छोड़ दिया। दोस्तों, यही सिलसिला चल रहा था कि तभी पुलिस ने भी उन दोनों को जमानत के जरिए कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया था। और जैसे ही माँ और बेटा दोनों घर पर आए तो ठीक रात के समय जब उस औरत का पति घर से बाहर निकला तो उस औरत ने उसे भी उठाकर नीचे फेंक दिया। पर वो आदमी जैसे तैसे घर पर आ गया। इसके बाद माँ और बेटे ने एक पंडित जी को घर पर बुलाया और ठीक उस औरत को एक पेड़ पर बंधवा दिया। पंडित ने उस पेड़ पर एक बड़ी सी कील ठोक दी। उन्होंने कहा कि कोई भी इस कील को नहीं निकालेगा। अगर किसी ने भी इस कील को निकाला तो ये औरत यानी कि चुड़ैल आजाद हो जाएगी। दोस्तों, कहते हैं कि वो कील आज भी उस पेड़ पर वैसी की वैसी ही है। बस यही थी मेरी 2 कहानियां। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी अमन की 2 कहानियां। दोस्तों, कहानियां दोनों ही इंटरेस्टिंग थी, मगर झगड़े में किसी को मार देना ये कहीं का इंसाफ नहीं है। आज की दुनिया में सब अपने तरीके से जीना चाहते हैं। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपको किसी के साथ नहीं रहना है तो आप उसे कानूनी सलाह लेकर छोड़ सकते हैं। बाकी मरना और इस दुनिया में आना ये हमें ऊपर वाले पर छोड़ना चाहिए। खैर, आपको इनकी कहानी कैसी भी लगी हो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अनुराग राज है। मैं बिहार के एक गांव मुंगेर का निवासी हूं। दोस्तों, ये बात 2009 की है। उस समय मेरी उम्र 12 साल की थी। हम लोग अपने गांव से कुछ दूर शहर में रहते हैं और ठीक हमारे गांव में हमारा एक पुश्तैनी घर है। तो दोस्तों, मेरे पिताजी अक्सर रात के समय उस पुश्तैनी घर में रुक जाया करते थे। पर चलिए अब हम अपनी कहानी पर आते हैं। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि उन दिनों सर्दियों का मौसम था और मैं, दीदी और माँ हम तीनों ही साथ में सो रहे थे। मेरे बेड के ठीक बगल में ही एक अलमीरा है जिसमें अक्सर हम लोग लालटेन रखते थे, क्योंकि उस समय अक्सर लाइट नहीं रहती थी। ऐसे ही एक रात की बात है, मेरी आधी रात में किसी वजह से अचानक आंख खुल गई। इसके बाद काफी कोशिशों के बावजूद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने क्या किया, जो मेरा बेड था वो काफी बड़ा था, उसमें दोनों तरफ लकड़ी के पल्ले लगे हुए थे। मैं ठीक उसी में से बाहर की ओर देखने लगा। तभी मैंने देखा कि एक बंदर के आकार का जानवर
हमारे कमरे में चल रहा है। उसकी एक लंबी सी पूंछ थी जैसे बंदर की होती है। वो इतनी शांति से चल रहा था कि किसी को पता ही ना चले। मेरी नजर लगातार उसी पर थी। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि उसकी पूंछ हवा में हिल रही है, पर ऐसा तो नॉर्मल बंदर नहीं कर सकता। देखते ही देखते वो किसी इंसान की तरह चलने लगा। धीरे धीरे मुझे इतना तो कंफर्म हो गया था कि वो ना तो इंसान है और ना ही कोई बंदर। उसके शरीर पर बहुत बाल थे। सच कहूं तो मेरी तो धड़कनें ही रुक गई थी। मैं बिना आवाज किए चुपके से कंबल में घुसा और सो गया। अगली सुबह जब पिताजी घर पर आए तो मैंने रात की घटना के बारे में सबको बताया, तो उन्हें जरा भी यकीन नहीं हुआ। पर बाद में जब मैंने दीदी को यह बात बताई तो उसने मुझसे पूछा कि तुमने जो देखा क्या वो क्रिएचर था। फिर मैंने उसे इसके बारे में डिटेल में बताया तो उसने तुरंत ही कहा, मैं तुझे एक ऐसी बात बताऊंगी कि तुझे यकीन नहीं होगा। उसने कहा कि कुछ दिन पहले उसने भी मेरी ही तरह उसे बेड के बगल वाली अलमारी के पास बैठे हुए देखा था। उसकी परछाई दीवार पर दिखाई दे रही थी। वो अलमारी पर रखे हुए सामान को गौर से देखता है, यही नहीं वो सभी चीजों को अजीब तरीके से देख रहा था। दोस्तों, मेरी दीदी उस रात ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। लेकिन दोस्तों, जब हम दोनों ने ही ये बात माँ को बताई तो हमारी माँ ने भी इस बात को हल्के में ही लिया। पर हाँ, तब से पिताजी घर पर ही आकर सोने लगे और इसके बाद से ही हम दोनों ने उस जानवर को कभी नहीं देखा। दोस्तों, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो था क्या। अगर आपको इस बारे में कुछ भी पता हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी अनुराग राज की कहानी। दोस्तों, इनकी कहानी कुछ फिल्मी टाइप की थी। बाकी आपको कैसी लगी जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सौरभ दत्ता है। मैं वेस्ट बंगाल रायगंज का रहने वाला हूं और ठीक ये कहानी मैं और मेरे कुछ दोस्तों के साथ घटी सच्ची घटना है। दोस्तों, एक दिन मैं और मेरे दोस्त सब मिलकर क्रिकेट टूर्नामेंट देखने गए थे। वो जगह शहर से बाहर एक गांव जैसा इलाका था। वहां जाकर हमने मैच देखा, लेकिन हमें घर वापस आने में देरी हो गई थी। हम ठीक जिस रास्ते से घर की ओर आ रहे थे उस रास्ते में एक जगह शमशान भी पड़ता है। उस वक्त हमें घर लौटने में रात के 2 बज गए थे। फिर हम जैसे ही शमशान भूमि के आसपास पहुंचे तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार मुझे टॉयलेट लगी है, मगर हमने उसे मना कर दिया। हमने कहा कि भाई यहाँ पर नहीं रुकेंगे, सीधा घर चलते हैं। पर दोस्तों, वो कहाँ मानने वाला था। वो जिद करके उस शमशान के सामने ही जाकर टॉयलेट करने लगा। उस वक्त हम लोग साइकिल से घर आ रहे थे और ठीक जब वो टॉयलेट करके वापस आया तो ठीक हम लोग उस जगह से घर के लिए आने लगे। हम लोग उस जगह से थोड़ा ही आगे गए होंगे कि हम लोगों को अपनी साइकिल भारी भारी सी लगने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई हमारे पीछे बैठा हो। मैं ये सब महसूस करने के बाद समझ गया था कि अब हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। खैर, हमने तेज तेज पैडल मारना शुरू किया, पर हमारी साइकिल अब भी भारी ही थी और ठीक जैसा मैं सोच रहा था हमारे साथ वही हुआ। थोड़ी देर बाद हमें एक सफेद साड़ी पहनी हुई एक औरत दिखाई थी जो कि रास्ते के बीचों बीच खड़ी थी। ये सब देखकर हम सभी ने साइकिल वहीं पर रोक दी। उस वक्त वहां पर अंधेरा भी था क्योंकि उस रोड पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगी हुई थी। हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। कुछ ही पलों में बारिश भी होने लगी, साथ ही बिजली भी कड़कने लगी। ठीक उस बिजली की चमक से वो हमें दिखाई दे रही थी। इसके बाद अचानक से वो औरत हम लोगों के पास आई और हमसे कहने लगी कि मुझे खून चाहिए, मैं बहुत प्यासी हूं। मैं तो माँ काली जी का नाम मन ही मन लेने लगा और वो औरत बुरी तरह से जोर जोर से हंस रही थी। पर कुछ देर बाद वो अचानक से कहीं गायब हो गई। हम लोग तुरंत साइकिल लेकर वहां से भागे और सीधा घर पर आ गए। अगले दिन हमारा दोस्त जिसने शमशान में टॉयलेट की थी उसकी तबीयत अचानक ही खराब हो गई। ऐसे ही एक दिन मेरे एक दोस्त ने कहा कि इस गांव में एक बाबा जी रहते हैं, हमें उनके पास चलना चाहिए। हम तुरंत ही उन बाबा जी के पास गए और उन्हें इस घटना के बारे में सब कुछ बताया। बाबा जी हमारी पूरी बात सुनने के बाद
हमारे साथ हमारे दोस्त के घर पर गए। मेरे दोस्त की हालत देखकर उन्होंने बताया कि इसके अंदर बहुत बुरी आत्मा का वास है। सभी ने बाबा जी से कहा कि आप कुछ भी कीजिए मगर इसे बचा लीजिए। बाबा जी ने कहा कि इस आत्मा को भगाने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। इतना कहकर वो मेरे दोस्त के घर से वापस चले गए। कुछ दिन बीते, मैं अपने दोस्त के घर पर गया। मैंने देखा कि उसे खाने के लिए सिर्फ खून चाहिए था। ये सब देखकर मैं घर वापस आ गया। कुछ समय बाद फिर दोस्तों हमें एक बहुत दुखद खबर मिली। वो खबर ये थी कि हमें पता चला कि हमारे दोस्त की अचानक से मौत हो गई है। कहते हैं कि उस दोस्त की आत्मा आज भी उस घर पर भटकती रहती है। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी सौरभ दत्ता और उनके दोस्तों की कहानी। दोस्तों इनकी कहानी में आपको कितनी सच्चाई लगती है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम राहुल चौहान है और मैं मुंबई का रहने वाला हूं। दोस्तों ये कहानी मेरे दादाजी के साथ घटी एक सच्ची घटना है। और तो और ठीक इस घटना के बारे में मुझे मेरे पिताजी ने बताया था। दोस्तों दरअसल ये बात साल 2000 की है। मेरा गांव उत्तर प्रदेश में मधी सिपहा गांव नाम से है। मेरे दादाजी और उनके छोटे भाई एक बार रात के समय खेतों में पानी देने जाने वाले थे, क्योंकि अगले दिन उन्हें कहीं जाना था। तब उन्होंने सोचा क्यों ना रात को ही पानी दे दिया जाए। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, अक्सर गांव जैसी जगहों पर रात के समय जल्दी खाना खाकर सो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार उस रात को भी मेरे दादाजी ने भी समय से खाना खा लिया था। वो ठीक मेरे पिताजी से कहकर गए थे कि जब आपके चाचा जी खाना खा लें तो उन्हें कहना कि मैं खेतों में चला गया हूं, मेरे पीछे पीछे वो भी जल्दी वहां पर आ जाए। इतना कहकर वो खेतों में पानी देने के लिए चले गए। दोस्तों उस रात खेतों में बहुत अंधेरा था, जिसकी वजह से ठीक से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। पर मेरे दादाजी ने पानी देने का काम शुरू कर दिया था। दोस्तों उस समय लोग खेतों में पानी देने वाली मशीन का उपयोग बहुत कम किया करते थे। गांव का हर कोई आदमी नदी से पानी लेकर बाल्टी द्वारा खेतों में पानी डालते थे। ठीक यही काम मेरे दादाजी भी कर रहे थे। ऐसा करते करते थोड़ी देर बाद उनके साथ एक और आदमी वही खेतों में पानी देने का काम कर रहा था, लेकिन मेरे दादाजी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और ना ही उसका चेहरा देखा। उन्हें तो लगा कि उनका छोटा भाई आ गया है, इसीलिए वो अपने काम में लगा हुआ है। उन दोनों ने लगातार सारी रात खेतों में पानी डालने का काम किया। काम करते करते उन्हें सुबह के 4 बज गए, पर वो आदमी तब तक अचानक गायब हो गया। पर दादाजी काम करते रहे। जब सारा काम पूरा हो गया तब वो घर पर आ गए। जब वो घर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका छोटा भाई तो घर पर ही सोया हुआ है। तब ठीक मेरे पिताजी ने मेरे दादाजी को बताया कि चाचा जी को अचानक ही बहुत तेज बुखार आ गया था, इसीलिए मैंने ही इन्हें खेतों में जाने से मना कर दिया। दोस्तों मेरे पिताजी की बात सुनकर मेरे दादाजी के होश उड़ गए। उन्होंने पिताजी से कहा कि अगर ये यहाँ पर सोया हुआ है तो फिर मेरे साथ रात भर खेतों में काम करने वाला कौन था? मैं तो यही सोच रहा था कि मेरा छोटा भाई है। दोस्तों दादाजी की बात सुनकर मेरे पिताजी के होश उड़ गए। वो भी सोच में पड़ गए कि आखिर वो कौन था। खैर दोस्तों कहते हैं कि अगर उस रात मेरे दादाजी थक कर बैठ गए होते तो शायद वो आदमी उन्हें मार देता, क्योंकि वो कोई आदमी नहीं था बल्कि एक साया था। वैसे उस रात के बाद मेरे दादाजी कभी रात में खेतों में गए ही नहीं। दोस्तों आज मेरे दादाजी हमारे बीच मौजूद नहीं है। उनकी साल 2002 में ही मृत्यु हो गई थी और ठीक उनके छोटे भाई की 2007 में मृत्यु हो गई। लेकिन दोस्तों जब भी मैं ये कहानी सुनता हूं तो मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। साथ ही दोस्तों एक बात और है, जब मैं क्लास 12th में पढ़ता था, मेरे उस समय फाइनल एग्जाम के लिए सिर्फ 4 महीने ही बचे हुए थे। मेरे 2 दोस्त मेरी ही क्लास में पढ़ते थे, जिनका नाम विश्वजीत और गौरांग था। वो दोनों हमारे ही स्कूल के हॉस्टल में रहते थे। वो दोनों अक्सर मुझे और पूरी क्लास को रात के समय उनके हॉस्टल पर होने वाली पैरानॉर्मल चीजों के बारे में बताया करते थे, पर मैं इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। इसी तरह एक दिन मैंने चिढ़कर ये ठान लिया था कि मैं भी अब जल्द ही
हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊंगा। फिर देखते हैं कि आखिर वहां है क्या। दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ विश्वजीत और गौरांग को गलत साबित करना था। तो बस कुछ ही दिनों में मैं अपने पिताजी की अनुमति से उस हॉस्टल में शिफ्ट हो गया। हम तीनों का एक ही कमरा था जो कि हम आपस में शेयर करते थे। मैं ठीक जिस दिन हॉस्टल में शिफ्ट हुआ उसी दिन रात के समय मैं पढ़ाई कर रहा था। उस समय रात के 10 बज रहे होंगे। मेरे साथ साथ वो दोनों भी अपने टेबल पर पढ़ाई कर रहे थे। मैंने ठीक अपनी पास वाली खिड़की को खोला तो बाहर काफी अच्छी हवा चल रही थी। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मुझे खिड़की खोले जब उन दोनों ने देखा तो उन्होंने झट से खिड़की को वापस बंद कर दिया। ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने उनसे पूछा कि तुमने ये खिड़की को क्यों बंद किया? तब उन दोनों ने मुझे बाहर की तरफ देखने का इशारा किया। मैंने बाहर की तरफ देखा तो वो एक बरगद के पेड़ की तरफ इशारा कर रहे थे जो कि ठीक हमारी खिड़की के सामने से दिखाई देता था। वो पेड़ ठीक 20 मीटर जितना दूरी पर था। उन दोनों ने मुझे बताया कि वो पेड़ एक श्रापित पेड़ है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम खिड़की को बंद ही रखो। तुम्हें नहीं पता, पिछले हफ्ते विश्वजीत ने किसी को उस पेड़ के ऊपर से हमें झांकते और हंसते हुए देखा था। दोस्तों, सच कहूं तो उनकी बातें सुनकर मैं भी थोड़ा डर गया था, पर मैंने उस समय उनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया। खैर, इसके बाद हम सो गए। जब हम तीनों सो रहे थे तो मैंने नींद में ही नोटिस किया कि कोई बाहर से उस खिड़की पर 2 बार ठक ठक करता है, वो भी रात के करीब 1 और 3 बजे। फिर ये सिलसिला रोज ही शुरू हो गया। और तो और ये बात उन दोनों को भी पता नहीं थी। ऐसे ही मैंने उनसे एक दिन पूछ ही लिया कि ये ठक ठक की आवाज तुम्हें भी सुनाई देती है क्या? उन्होंने मुझे बताया कि जब वो इस हॉस्टल में नए नए आए थे तब वो भी ऐसी आवाज सुनकर डर जाते थे, परंतु अब तो उनको इस आवाज की आदत हो गई है। हाँ, अगर फिर से रात को तुम्हें ये आवाजें सुनाई दे तो तुम चुपचाप सोते ही रहना, ना ही खिड़की खोलना और ना ही बाहर अकेले जाना। किसी भी तरह की कोई भी बेवकूफ़ी मत करना। दोस्तों, मैंने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुजी। इसके बाद थोड़ी पढ़ाई और हंसी मजाक में ही हमारा पूरा दिन बीत गया। ठीक उसी दिन रात को सोने से पहले मैंने अपने फ़ोन में 1 और 3 बजे का अलार्म सेट कर दिया। मैं सोच चुका था कि आज तो मैं पता करके ही रहूँगा कि आखिर कौन ऐसा मजाक करता है। मैंने चुपचाप सोने की बहुत कोशिश की, पर उस दिन मैं 1 बजे तक सो नहीं पाया, क्योंकि उस समय मुझे उस चीज़ का इंतज़ार और डर दोनों था। पर धीरे धीरे जैसे ही मुझे नींद आने वाली थी वैसे ही मुझे अचानक किसी की आवाज़ सुनाई दी। कोई मेरा नाम सुम्पू करके पुकार रहा था, जो कि मेरा निकनेम है। इसके ठीक बाद 2 बार ठक ठक हुई। मैं उस समय बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि मेरे दोस्तों में से किसी को भी मेरे घर का नाम नहीं मालूम था। पहली बार मैं ज़्यादा डर गया था। जैसे तैसे मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और खिड़की खोल दी। मैंने बाहर की तरफ देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि शायद वो जो कोई भी था वो भाग गया है। बस यही सोचकर मैं सीधा बाहर कूद गया। दोस्तों, मैं जैसे ही बाहर कूदा तो ठीक मेरे पीछे खिड़की अपने आप बंद हो गई। उस वक्त मुझे लगा कि हो ना हो पक्का कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। ये ज़रूर उन दोनों ने ही खिड़की बंद की होगी। पर दोस्तों, मैं तो तब हैरान हो गया जब मैं थोड़ा ऊपर चढ़ा और वेंटिलेटर से चांद की रोशनी से देखा कि वो दोनों तो सो रहे हैं। बस फिर मेरे डर का कोई ठिकाना ना रहा। मैं डर से कांपने लगा और सीधा पीछे वाली नाली पर जा गिर पड़ा, जो कि ठीक दीवार के बाउंड्री के पार था। अब वहां से वापस कमरे में आने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो था सीधा मेन दरवाज़ा। मैं खड़ा उठा और मैंने अपने कपड़े वगैरह साफ किए। इसी बीच मेरी नज़र उसी बरगद के पेड़ पर पड़ी। मैंने उस पेड़ पर देखा कि एक औरत मुझे घूर कर हंस रही थी। सच कहूं तो वैसे वो दिखने में एक सामान्य औरत लग रही थी, मगर मैं समझ गया था कि इतनी रात को कोई औरत यहाँ पर नहीं हो सकती। मैं सीधा गेट की तरफ भागा। इससे पहले कि मैं गेट के ऊपर से छलांग लगा था कि किसी ने मेरी दोनों टांगों को पकड़कर पास के ही एक खेत में फेंक दिया। मैंने बहुत कोशिश की, पर मुझे अपने आगे पीछे कोई भी नहीं दिखाई दिया। उस वक्त मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि मैं खुद भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ। पर जब मैंने ध्यान से जगह को देखा
तो मुझे पता चला कि मैं अपने हॉस्टल से बहुत ही दूर आ गया हूँ। मैं ठीक एक बॉक्स यानी बम्बू से घिरे हुए खेत में गिरा हुआ था। वहां पर हर जगह बांस के पेड़ थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि मैं किस तरफ हूँ। देखते ही देखते मेरे सामने ठीक 2 बांस के पेड़ टूटकर नीचे गिर गए। दोस्तों, हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर तुम्हारे सामने कोई बांस का पेड़ गिरे तो उसको हम लांग या पार कर दें तो अशुभ होता है, क्योंकि ऐसा करने से वहाँ जो भी शक्ति होती है वो हमें उठाकर पेड़ के ऊपर ले जाती है। मैं समझ चुका था कि पक्का ये वही औरत की चाल है जिसको ठीक मैंने पेड़ पर बैठे देखा था, और अब अगर मैंने इस पेड़ को पार किया तो शायद मैं आज नहीं बचूंगा। मैं सीधा उस टूटे हुए बांस से उल्टी तरफ भागने लगा। देखते ही देखते मैं अपने हॉस्टल के सामने पहुंच गया। दोस्तों, अपने सामने हॉस्टल को देखकर कुछ समय के लिए मैं इतना खुश हो गया था कि मैं आपको बता नहीं सकता। उस समय मुझे ऐसा लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, पर उस समय मुझे कौन बताता कि ये सिर्फ थोड़ी ही देर की खुशी है, क्योंकि वो औरत अब अपने असली रूप में आ गई थी। उसका पूरा मुंह जला हुआ था। वो इतनी खौफनाक तरीके से हंस रही थी कि अभी भी अगर मैं उस मोमेंट के बारे में सोचता हूँ तो सोचकर भी डर जाता हूँ। वो ठीक हॉस्टल के गेट के सामने ही खड़ी थी और मैं वहां अब बिल्कुल नहीं जा सकता था। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं पास के ही खेत में बेहोश पड़ा था, और जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि सुबह हो गई है और अब सब कुछ ठीक हो गया था। मैं ठीक उसी दिन हॉस्टल छोड़कर वापस अपने घर में शिफ्ट हो गया था। और तो और ये बात मैंने अपने दोस्तों को नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे डरपोक समझे। पर कहीं ना कहीं वो शायद समझ ही गए थे कि मेरे साथ कुछ तो हुआ होगा, इसीलिए मैं सिर्फ 1 हफ्ते में ही हॉस्टल छोड़कर आ गया था। बस दोस्तों, इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी हमारी आज की लाजवाब कहानियां। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानियों में सबसे बेहतरीन कहानी किसकी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी मैं तो आपको मिलता ही रहूंगा इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।